हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, राधे ही राधे। हमने पिछली क्लास में राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था और उसी रूप में हमने भौतिक विभाजन में पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जिसे राजस्थान का बांगर कहा जाता है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज का हमारा जो इसी में आगे टॉपिक रहेगा वो बालू का स्तूप रहेगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा? बालू का स्तूप। बालू का स्तूप रेत के टीले। बालू का स्तूप क्या है? रेत के टीले, जिन्हें क्या कहा जाता है? धोरे भी कहते हैं, यानी जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? धोरे के नाम से भी जाना जाता है। और बालू का स्तूप मुख्य रूप से मरुस्थल में मिट्टी के अपर्दन निक्षेपण से बनते हैं। यानी बालू का स्तूप है वो मुख्य रूप से किससे बनते हैं? मिट्टी के अपर्दन निक्षेपण से बनते हैं। जो गतिशील धोरे खापर है जैसलमेर में किस नाम से जाने जाते हैं? धरियन के नाम से। जो गतिशील जो धोरे होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी है वो अपरदित होती रहती है, उस स्थान को क्या बोला जाता है? जैसलमेर में धरियन बोला जाता है। और बालू का स्तूप यानी इसके बारे में हम जब पवन मिट्टी द्वारा, यानी कोई जब पवनें चलती है तो मिट्टी है उसका निक्षेपण कर या जमाव कर निर्मित जो संरचना होती है उसे क्या बोला जाता है? बालू का स्तूप बोला जाता है। यानी बालू का स्तूप की जो परिभाषा है वो यानी जब पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण या जमाव होता है उसी संरचना को क्या बोला जाता है? बालू का स्तूप बोला जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप है वो जैसलमेर ज़िले में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कौन से ज़िले में पाए जाते हैं? जैसलमेर ज़िले में पाए जाते हैं। ये देखो साइड में जो चित्र दिया हुआ है इसका एक उदाहरण है बालू का स्तूपों का जैसलमेर में मुख्यतः। तो जैसलमेर ज़िले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। बालू का स्तूप के प्रकार, यानी बालू का स्तूप के प्रकार है वो कौन कौन से प्रकार है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है पवन की गति के अनुसार, यानी जो पवन की गति है उसके अनुसार अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। कौन सा है? अनुदैर्ध्य। कौन सा है? अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप पवनों के समांतर या अनुदित बनते हैं। यानी ये स्तूप कैसे बनते हैं? पवनों के समांतर या अनुदित बनते हैं, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। जैसे इसमें यानी पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण, पवन यानी जो पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समांतर होता है। यानी जो पवन का है वो जमाव है वो मिट्टी की दिशा के समांतर होता है, तो वो निर्मित आकृति क्या कहलाती है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहलाती है। यानी बालू का स्तूप एक समांतर या अनुदिश बनते हैं, इन्हें रेखीय या बालू का स्तूप भी कहा जाता है। ये बालू का स्तूप दशदती नदी घाटी में मिलते हैं और सर्वाधिक जैसलमेर बाड़मेर में मिलते हैं। सर्वाधिक कहाँ पर मिलते हैं? जैसलमेर और बाड़मेर में ये है वो बालू का स्तूप मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समकोण, यानी पवन की जो दिशा है उसके समकोण लंबवत बनने वाला जो बालू का स्तूप है वो क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। यानी पुंगल बीकानेर के चारों ओर, जो पुंगल क्षेत्र है बीकानेर के चारों ओर इन बालू का स्तूप का निर्माण होता है। और सूरतगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू जिलों में ये सर्वाधिक मिलते हैं। और इनकी जो परिभाषा है ये है कि जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण, यानी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की जो परिभाषा है वो है कि जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समकोण पर होता है, यानी जो राइट एंगल होता है, यानी पवन की जो दिशा का जो राइट एंगल होता है उस पे उसके समकोण पर होता है
उस निर्मित जो स्थलाकृति होती है उसे क्या बोला जाता है? बालू का या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप है वो जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर में पाए जाते हैं। ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो कहाँ पर पाए जाते हैं सर्वाधिक? जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर में पाए जाते हैं। जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर में। अवरोधी बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप, ये किसी अवरोध या झाड़ी, पेड़, पहाड़ी के कारण बनते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप कैसे बनते हैं? किसी झाड़ी, पेड़ या पहाड़ के कारण बनते हैं। पुष्कर, नाग पहाड़ में मिलते हैं, यानी सर्वाधिक कहाँ पर मिलते हैं? पुष्कर, नाग पहाड़ में ये मिलते हैं। बरखान और अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। अगला कौन सा है? बरखान और अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। तो सर्वाधिक गतिशील है ये बालू का स्तूप। कौन से हैं? ये बालू का स्तूप है वो सर्वाधिक कौन से? गतिशील है, सर्वाधिक गतिशील है। इसीलिए मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप है। यानी ये जो बरखान है वो सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है, इसीलिए ये मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक बालू का स्तूप के रूप में जाने जाते हैं। बरखान तो इनकी देखो, जब पवन के, इनकी परिभाषा है जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण, यानी जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति में होता है, यानी अर्धचंद्राकार आकृति में इनका निर्माण होता है, तो निर्मित स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहा जाता है। और बरखान बालू का स्तूप के दो भुजाओं के मध्य की जो चौड़ाई होती है, यानी बरखान बालू का स्तूप होता है, उनके दोनों भुजाओं की जो मध्य की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 100 से 200 मीटर तक की होती है। और ऊंचाई कितनी होती है? 10 से 20 मीटर तक की इनकी ऊंचाई होती है। और इनका पवनामुखी ढाल मंद व पवनाभिमुखी ढाल तीव्र होता है, यानी पवनामुख की जो ढाल मंद होता है और पवन जो विमुखी ढाल होता है वो तीव्र ढाल होता है। और बरखान बालू का स्तूप मैंने बता दिया था कि सर्वाधिक गतिशील होते हैं, ठीक है। और राजस्थान में ये जो सर्वाधिक पाए जाते हैं वो शेखावाटी क्षेत्र, यानी सर्वाधिक चूरू के भालेरी गांव में एवं बीकानेर में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। और राजस्थान में ये चूरू ज़िले में, यानी भालेरी गांव राजस्थान के चूरू ज़िले में सर्वाधिक स्थित है, यानी भालेरी, चूरू, सीकर, लूणकरणसर, बीकानेर, ओसिया, जोधपुर, डीडवाना और कुचामन, इस क्षेत्र में सर्वाधिक ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। आकृति के आधार पर सीप, आकृति के आधार पर सीप अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं, यानी ये जो पवन की दिशा होती है उसके समांतर विकसित होते रहते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप हवा के रुख के विपरीत, हवा का जो रुख होता है उसके विपरीत, यानी अंग्रेजी के यू, जो अंग्रेजी के आकार में विकसित होते हैं, यानी अंग्रेजी के आकार में विकसित होते हैं। किस आकार में? और राजस्थान में सर्वाधिक पैराबोलिक बालू का स्तूप मिलते हैं, यानी राजस्थान में सर्वाधिक जो पैराबोलिक है वो मिलते हैं। और वलयाकार बालू का स्तूप भी इन्हें कहा जाता है। बरखान के विपरीत या महिलाओं के बालों की जो हेयर पिन होती है, जो महिलाओं के बालों की जो हेयर पिन होती है उसके आकृति के ये बनते हैं। राजस्थान में पैराबोलिक सामान्य रूप से कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? जो ये पैराबोलिक वलयाकार बालू का स्तूप है ये जैसलमेर, बीकानेर, कौन से क्षेत्र में? जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगला है तारा बालू का स्तूप। अगला कौन सा है?
तारा बालू का स्तूप। हवा अपनी दिशा बार बार बदलती है। हवा क्या करती है? अपनी दिशा बार बार बदलती है। तो मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर में सर्वाधिक ये मिलते हैं। ये सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? यानी जो अनियमित हवाएं होती है या अनिश्चित हवाएं से निर्मित ये बालू का स्तूप होते हैं। तीन से अधिक भुजाएं होती हैं इनकी कितनी भुजाएं होती है? 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती है, इसलिए इन्हें तारा नुमा बालू का स्तूप कहा जाता है, जो जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर और बीकानेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सब्र काफीज मरुस्थल में छोटी झाड़ियाँ के पास, यानी जो मरुस्थल में जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है उनके पास ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। यानी मरुस्थल में जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है उनके सहारे सारे बालू का स्तूपों का निर्माण होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? सब्र काफीज कहा जाता है। और राजस्थान में जो ये सब्र काफीज बालू का स्तूप है वो सर्वाधिक जैसलमेर, यानी जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो जैसलमेर में, बीकानेर में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। और इन बालू का स्तूप को नेब खा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेब खा। इन बालू का स्तूपों को कहा जाता है। यानी बरखान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है वो अभी मैंने बताया था कि इसकी दिशा है हवाओं की दिशा के विपरीत। और अनुदैर्ध्य जो रेखीय बालू का स्तूप है ये, और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, और पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है हवा के दिशा के समांतर, और तारानुमा है। तारानुमा जो बालू का स्तूप है वो अभी बताया था कि जो अनियमित जो हवाएं होती है, जो अनियमित क्या होती है? हवाएं, इनके कारण निर्मित होते हैं। और इनकी जो भुजाएं होती है 3 या 3 से अधिक, यानी 3 या 3 से अधिक जो भुजाएं होती है इनके कारण इनका निर्माण होता है। महत्वपूर्ण जो शब्दावली है, महत्वपूर्ण शब्दावली है ईर्ग। पहला कौन सा? ईर्ग रेतीला जो मरुस्थल जहाँ बालू ही बालू होती है, इसे महान मरुस्थल भी कहा जाता है। यानी जो रेतीला मरुस्थल होता है जिसे बालू ही बालू, यानी जहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी पाई जाती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? महान मरुस्थल के नाम से भी। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर है? जैसलमेर में। ये राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर है? जैसलमेर में। ईर्ग ऐसे हैं, इस प्रकार के ईर्ग होते हैं। और हमादा क्या है? पथरीला जो मरुस्थल जहाँ छोटी पहाड़ियाँ चट्टानें होती है, यानी जो रेगिस्तान में जो पथरीला मरुस्थल होता है। रेगिस्तान में क्या है कि जो रेगिस्तान में जो पथरीला मरुस्थल या छोटी चट्टानें होती है जिसे क्या कहा जाता है? हमादा कहा जाता है। और पोखरण, फलोदी और बालोतरा में के मध्य बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। कौन से क्षेत्र में? पोखरण, फलोदी, बालोतरा, इनके मध्य बालू का स्तूप मुक्त ये प्रदेश है, जिसे क्या कहा जाता है? हमादा कहा जाता है। रेंग दूसरा कौन सा टॉपिक है? रेंग मिश्रित मरुस्थल बालू का जो मिश्रित मरुस्थल बालू, रेत व कंकड़ पत्थर। रेंग क्या होता है? मिश्रित मरुस्थल और बालू, रेत और कंकड़ पत्थर के जो होते हैं उन्हें रेंग कहा जाता है। पलाया झीलें खारे पानी की बड़ी झीलें, यानी जो खारे पानी की जो झीलें बनती है, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में कहीं जहाँ निम्न भूमि पाई जाती है वहाँ पर वर्षा जल का जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर झीलों का निर्माण हो जाता है। तो खारे पानी की जो बड़ी बड़ी जो झीलें बन जाती है मरुस्थल के बीच में जहाँ निम्न भूमि पाई जाती है, वहाँ पर जो थार के मरुस्थल में पानी भरने से भूमि की लवणता के कारण इनका जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। यानी पानी तो किसका होता है? बरसात का, जो मीठा होता है, लेकिन इसकी जो भूमि होती है इसमें लवणता पाई जाती है। इन लवणता के कारण इसका जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। जो ये एक उदाहरण देखने को मिलता है पलाया झीलों का। रन या टाट बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा जल लवणीय दलदल बन जाता है, जिसे रन या टाट कहा जाता है। ये सर्वाधिक कहाँ पर है? जैसलमेर में। सर्वाधिक कहाँ पर है? यानी जैसलमेर में। यानी देखो ये एक पलाया का मैंने अभी उदाहरण बताया था, ठीक है। तो
जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पर निम्न भूमि पाई जाती है और वहाँ पर जो वर्षा जल संग्रहण या इकट्ठा हो जाता है तो वो तो क्या हो जाता है, पलाया। और यही पलाया झीलें जो सूख जाता है, इनका जल जो सूख जाता है और दलदली जो भूमि निर्मित हो जाती है, उस भूमि को हम क्या कहते हैं, रन या टाट कहते हैं। तली या पोखर यानी रेगिस्तान के गड्ढे में वर्षा का जो मीठा जल भर जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, तली या पोखर के रूप में जानते हैं। मरहो, तली या पोखर का जल सूखने के बाद उपजाऊ मिट्टी में मरहो कहलाती है। यानी जो तली या पोखर का जो ये वाला क्षेत्र है, इसका जो पानी वो सूख जाता है तो उसके बाद में सूखे हुए पानी का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, मरहो कहा जाता है। और यहाँ पर ये मिट्टी है वो कैसी हो जाती है, उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। तो इसमें की जाने वाली जो कृषि होती है वो खंडीन कहलाती है। यानी इस क्षेत्र में जो कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है, खंडीन कहा जाता है। यानी खंडीन कृषि है वो पालीवालों द्वारा जैसलमेर में शुरू की गई थी। यानी खंडीन कृषि है वो किनके द्वारा, पालीवालों, जो पालीवाल ब्राह्मण हैं उनके द्वारा, जैसलमेर के हैं उनके द्वारा ये कृषि प्रारंभ की गई थी। बालसन, पर्वतों चट्टानों के मध्य जल इकट्ठा होने से बनी झीलें। यानी जो पर्वत होते हैं या चट्टानें होती है उनके जो मध्य जल जो इकट्ठा हो जाता है, यानी वर्षा का जो जल इकट्ठा हो जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, बालसन। यानी छोटी छोटी झीलों के रूप में ये इनका निर्माण हो जाता है। छोटी छोटी झीलों के रूप में क्या हो जाता है, इनका निर्माण हो जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, बालसन कहा जाता है। रोही मैदान, रोही मैदान मरुस्थल में उपजाऊ भूमि। रोही मैदान कौन से होते हैं, जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो उपजाऊ भूमि होती है उन्हें क्या कहा जाता है, रोही मैदान कहा जाता है। बबूल्य यानी हम मारवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं इनको, चक्रवात या भगुड़िया के नाम से भी इन्हें जानते हैं। वायु के भंवर या चक्रवात होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, बबूल्य बोला जाता है। यानी थली वाला क्षेत्र बीकानेर, गंगानगर, चूरू का उच्च भाग जो लूनी नदी के उत्तर में है। यानी ये क्षेत्र है वो कौन सा है, थली वाला क्षेत्र है। तली मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम में स्थित जो नीचे भाग को क्या कहा जाता है, तली कहा जाता है। यानी तली जो दक्षिण पश्चिम का जो भाग है, राजस्थान का जो दक्षिण पश्चिम का भाग है वो नीचे का भाग क्या कहा जाता है, तली कहा जाता है। पीवना, ये जो प्रजाति है वो मरुस्थल में पाई जाती है। यानी जो जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये प्रजाति पाई जाती है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पाया जाने वाला जहरीला सांप, ये कौन सा है सांप, पीवना सांप है, जहरीला सांप है। डंक न मार कर सोए व्यक्ति के श्वास साथ जहर देकर मारना। यानी इसकी खासियत क्या है कि ये है वो डंक नहीं मारता है, ये व्यक्ति के डंक नहीं मारता है, सोया हुआ व्यक्ति है उसके श्वास में ये जहर भर देता है, जहर देकर ये व्यक्ति को मार देता है। ढांड यानी बालू का स्तूप में वायु की रगड़ से बने गर्त। बालू का स्तूप होते हैं, जो बालू का स्तूप होते हैं उनमें जो वायु की जो रगड़ यानी वायु का जो प्रवाह होता है उसके कारण जो उन्हीं बालू का स्तूपों में छोटी छोटी जो दरारें बन जाती है वो क्या कहलाती है, ढांड कहलाती है। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है और ये हमारा YouTube चैनल है IZ7 मुकेश स्टडी। और इस क्लास को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद और आगे की